हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, आज जो हमारा पार्ट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट, और इसमें भी हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो भी आप अगर क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, तो अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, या बच्चे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे तो तब आपका बिहेवियर कैसा होगा। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो देना है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा लग सकता है कि इसका ए आंसर भी हो सकता है या इसका बी भी हो सकता है। मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि दो आंसर हमारे सही लग रहे हैं, बट जो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमें वही देना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे तो कहते ही है ना। जैसे हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर बोलते हैं हमसे कि क्लास में ध्यान दो, तो ये भी इसका एक ऑप्शन हो सकता है। आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे, ये भी अच्छा हो सकता है। आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि क्लास छोड़कर हम चले जाएं। आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे तो ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए, ए और बी ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, बट इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि हम अपने जो हमारी टीचिंग मेथड है उसमें हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है वो बी है। ए भी हो सकता है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा क्या है, बी है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे। तो जैसे आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आप देखिए, आप क्या करेंगे। सबसे पहले पाठ का शिक्षण प्रारंभ करेंगे। देखिए, जैसे हम क्लास में एंटर करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हम सीधे टीचिंग करना स्टार्ट कर दें। पहले हमें देखना चाहिए कि क्लास में बच्चे बैठे कैसे हैं, उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, और वो बोर्ड से कितनी दूरी पे बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड से कितनी दूरी पे बैठे हैं, ठीक है। और क्लास में मतलब अरेंजमेंट देखा जाता है कि सीटिंग अरेंजमेंट उनका कैसा है, तो उन्हें क्लियर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो देखिए, हम सीधे से यहाँ पर लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे और शिक्षण भी प्रारंभ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कक्षा को हम व्यवस्थित करेंगे, मीन्स अरेंज करेंगे उन्हें, ठीक है, ओके, वो सही से बैठे रहें। फिर देखिए, हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि अब देखिए रिलेशन क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन। देखिए, उनसे क्या होगा, विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करेंगे, है ना, कंफर्टेबल रहेंगे बच्चे, वो डरेंगे नहीं कि टीचर हमें मारते हैं, है ना, कि हम कुछ जवाब नहीं देंगे या हम कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर वो सहज रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे तो ईजिली वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो भी उन्हें डाउट होगा। वे उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय को पसंद करते हैं, ये तो होता ही है, ठीक है। और सीखने का वातावरण निर्मित होता है, ठीक है, और लर्निंग एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट होगा। तो इसलिए इसका सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसके सारे सही आंसर होंगे। अब देखिए, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, तो पाठ्य पुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, विभिन्न आचार्य विधि। देखिए, पाठ्य पुस्तक विधि अगर हम यूज करेंगे तो भी ठीक है, बट जो व्याख्यान विधि, देखिए व्याख्यान विधि में क्या होता है, लेक्चर मेथड है ना। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है, जैसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें ये सिर्फ हमारी क्या है, टीचर सेंटर्ड है ना। व्याख्यान विधि हमारी क्या होती है, टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, मीन्स शिक्षा केंद्रित होती है। और इसमें क्या होती है, एक रास्ता होती है और बच्चे बोर हो जाते हैं, है ना। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, अगर टीचर हमें लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे होते तो हम भी बोर हो जाते हैं एक समय के बाद। तो इसलिए व्याख्यान विधि तो नहीं हो सकती, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, टीचर मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड है, मीन्स शिक्षक केंद्रित मेथड है। तो हमें ऐसे मेथड यूज करने चाहिए क्या हो, छात्र केंद्रित हो, मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड हो या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो, ठीक है। तो देखिए, हमारे क्या है, विभिन्न जो नवाचारी विधि हैं, जो भी हमारे इनोवेटिव मेथड्स हैं, हम उनका यूज करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, मतलब जिसमें हमारे जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहें, जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा एक्टिव रहें। अब लेक्चर मेथड में तो क्या होता है कि टीचर ही ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसलिए हमें ऐसे मेथड यूज करनी चाहिए जिसमें बच्चे खुद करके सीखें, मीन्स लर्निंग बाई डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाई एक्सपीरियंसेस। उनसे अगर बच्चे ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर टीचिंग होती है, ठीक है, ज़्यादा बेटर लर्निंग होती है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे। देखिए, ऑप्शन क्या है, प्रश्न का उत्तर देंगे, स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बीच में बाधित करने के लिए नाराज़ होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बीच में बाधित करने के लिए नाराज़ हो जाएंगे ना, तो फिर अगली बार से अगर बच्चा कुछ डाउट भी होगा तो वो फिर पूछ नहीं पाएगा, ठीक है, उसे डर लगेगा कि मुझे डांट पड़ सकती है। और स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ये भी ठीक हो सकता है, बट अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम उसका जवाब वहीं पर उसे दे देंगे। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न का उत्तर देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है। ठीक है, तो देखिए बोलना सुनना तो होता ही है, देखना निरीक्षण करना भी होता है, लिखना पढ़ना भी होता है। तो इसका सारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखिए अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो साथ रह के सीखें, ठीक है, समूह में सीखें, एक दूसरे का सपोर्ट करके सीखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए छोटे अध्ययन समूह का गठन करेंगे, है ना, ग्रुप्स बना देंगे, उनसे बोलेंगे ग्रुप स्टडी करो। ठीक है, जैसे कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में, ठीक है, और कोई कमज़ोर है पढ़ने में, तो उनका एक ग्रुप बना देंगे ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकें। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे, तो ये भी सही है। ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए कहेंगे, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन करेंगे, उनके ग्रुप में भी हम चेंज करेंगे टाइम टाइम पे। तो इसका जो उपरोक्त सभी है वो परफेक्ट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक के रूप में आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की। देखिए जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं। कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है, ठीक है, और कोई बच्चा मतलब थोड़ा कमज़ोर होता है। ठीक है, मतलब जैसे उनका IQ लेवल होता है, तो किसी का ज़्यादा होता है, कोई सामान्य स्तर का होता है, कोई प्रखर बुद्धि का होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, और उनका जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने की, तो ये भी हमें प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। विद्यार्थियों के अच्छे गुणों का विकास करने की भी क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें सारे हमारे सही लग रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। तो देखिए इसका क्या है, घर से विद्यालय का दूर होना, मूलभूत ज्ञान का अभाव होना, सीमित मित्रों का होना, उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो घर से विद्यालय का दूर होना, ये कोई धीमी गति का कारण नहीं हो सकता, धीमी गति से सीखने का। मूलभूत ज्ञान का अभाव ये हो सकता है क्योंकि जो बेसिक्स होते हैं, जो बेसिक नॉलेज होती है, उसका अगर अभाव हो जाए तो बच्चे थोड़ा धीरे से सीखते हैं। जैसे आप देखते होंगे क्लास में, जैसे इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, जैसे फर्स्ट लेके 5th तक अगर बेसिक नॉलेज होती है अगर वो अच्छी हो, तो आगे की क्लासेस बहुत ईजी हो जाती है पढ़ना। या फर्स्ट से लेके 8th तक अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो इसलिए अगर बेसिक नॉलेज अच्छी है तो हम अच्छे से सीखते हैं, मतलब हमारी स्पीड क्या होती है, अच्छी होती है। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो मूलभूत ज्ञान का अभाव भी है। एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि विद्यार्थी एक दूसरे के निकट हों, विद्यार्थी एक दूसरे से अलग दूर हों, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी में नज़र रखे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमें सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से करना चाहिए ताकि हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं आगे से वो सारे बच्चों पर नज़र रख सके, ठीक है, उनका निरीक्षण कर सके दूर से। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय के मानव संसाधनों का, ठीक है, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का, फिजिकल रिसोर्सेज का। भौतिक संसाधन क्या हो गए, जैसे टेबल चेयर, ठीक है, और रूम, बिल्डिंग कैसी है, वो सब हमारे क्या है, फिजिकल रिसोर्सेज। विद्यालय के मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन में जैसे वहाँ टीचर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, और जो बाकी कर्मचारी हैं स्कूल के वो कितने हैं। विद्यालय के निर्धारित समय का और शेड्यूल टाइम ऑफ स्कूल, और स्कूल का टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तभी हमारी टाइमिंग टेबल ज़्यादा अच्छा बनेगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसकी अवहेलना करनी चाहिए, शाब्दिक रूप से उसे सजा देनी चाहिए, और शाब्दिक संकेतों में उसे सजा देनी चाहिए, उसे अलग से बुलाकर परामर्श देना चाहिए। देखिए अगर जैसे क्लास में बच्चा व्यवहार करता है तो हम उसकी इंसल्ट कर दें, ठीक है, तो वो गलत चीज़ है, वहाँ पे उसमें भी फिर दुर्भावना का विकास होता है। शाब्दिक रूप से उसे सजा देनी चाहिए, ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए। शाब्दिक संकेतों में सजा देनी चाहिए, मतलब उसे आँख दिखा के इस टाइप से भी नहीं करना चाहिए। उसे कहना चाहिए अलग से बुला के, ठीक है, क्लास ख़त्म होने के बाद अलग से बुला के उसे परामर्श देना चाहिए, मतलब उसे काउंसलिंग देनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, और उसका कारण जानना चाहिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हों तब आप तो क्या करेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे। तो क्या अवहेलना तो कभी नहीं करनी है, ठीक है, उनकी इंसल्ट कभी नहीं करनी है, कभी उनको इग्नोर भी नहीं करना है, उनका कारण जानना चाहिए। तो कारण जानने का प्रयास कर मदद करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उनका कारण जानना चाहिए। कुछ भी अगर समस्या होती है बच्चे में, अगर दुर्व्यवहार कर रहा है या होमवर्क सही से नहीं कर रहा है या क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमें सबसे पहले उसका कारण जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, देखिए सब्जेक्ट की तो होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी होनी चाहिए, फिर टीचिंग टेक्नोलॉजी ये भी होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उपयोग क्या है,
सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना, विचारों और अवधारणाओं को समझने के लिए नए मानक सेट करने के लिए। देखिए जो यहाँ पे लिखा है ना, परिसीमित करना, ठीक है, मतलब हम लिमिट में उसे नहीं बांध सकते, ठीक है, उसे परिसीमित हम नहीं कर सकते। विचारों और अवधारणाओं को समझने के लिए ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट जो इसका परफेक्ट आंसर है वो क्या है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जो भी हमारे टीचिंग के जो भी हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हमें प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 मातृभाषा में सीखना। एक छात्र को विषय वस्तु को, देखिए अगर कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख रहा है, ठीक है, उसकी जो मदर टंग है उसमें सीखना चाहता है तो उसे आसानी से समझ सकता है। जैसे हमारा हिंदी भाषी प्रदेश है, तो अगर हम हिंदी में बोलेंगे इजीली तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी बच्चे को। बट अगर हम उसे इंग्लिश में समझा देंगे और उसका जो मातृभाषा अगर हिंदी है तो उसे ऐसा नहीं कि वो नहीं सीख सकता है, बट उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर जल्दी समझना है, आसानी से समझना है तो हमें मातृभाषा में समझने में मदद करता है, ठीक है। शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि ये, देखिए शिक्षण सामग्री क्यों उपयोगी है, ये शिक्षा के काम में मदद करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। टीचिंग एड्स मतलब जैसे चौक, डस्टर, पॉइंटर, ठीक है। और बाकी हम कोई प्रैक्टिकल करा रहे हैं तो हम रियल ऑब्जेक्ट ले जा सकते हैं। जैसे हमें चैप्टर पढ़ाना है एसिड के बारे में पढ़ाना है, ठीक है, तो हम जैसे कोई रियल ऑब्जेक्ट जैसे नींबू ले गए, ठीक है, टमाटर ले गए जिसमें अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारे सब क्या है, टीचिंग एड्स के अंदर आते हैं। सभी इंद्रियों को सक्रिय करते हैं, तो ये भी सही है। छात्रों को चौकस रहने में मदद करती हैं, ये भी सही है। अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है, ठीक है, तो ये मीनिंगफुल बनाती हैं। जो भी टीचिंग एड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट की सहायता से, ठीक है, जो भी हमारे टीचिंग एड्स हैं उनकी सहायता सिखा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा अधिगम मीनिंगफुल हो जाता है। इसके सारे आंसर आपको सही लग रहे होंगे, बट जिसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो अधिगम को सार्थक बनाती हैं, हो सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अब देखिए शिक्षक का कक्षा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, देखिए यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, ये भी ठीक है। छात्र अधिक चौकस रहेंगे, ये भी ठीक है। वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। देखिए जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, वातावरण सीखने के लिए, क्योंकि हमें ओवरऑल जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो क्या है कि जो हमारे बच्चे हैं वो आसानी से सीखें, ठीक है, उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे हैं वो प्राप्त हो जाए। तो अगर हमारा वातावरण अगर हम ऐसा देंगे है ना, अगर हम क्लास में अच्छे बिहेव कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो क्या रहेगा, वो आसानी से सीखेंगे, हमसे इजीली क्वेश्चन पूछेंगे और ध्यान देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि, देखिए अब टीचिंग ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अब जैसे बीएड के लिए एग्ज़ाम हो रहा है ना, बीएड, एमएड या डीएलएड जो भी हम करते हैं, तो ये ट्रेनिंग होती है, क्यों ज़रूरी है। देखिए शिक्षण को असर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल टीचिंग स्किल्स बढ़ती हैं। किसी में जन्मजात टीचिंग स्किल्स होती हैं वो अच्छी बात है, बट अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो और ज़्यादा निखर के सामने आती है। स्कूल संगठन के तरीक़ों को समझने के लिए, ठीक है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कैसा है स्कूल में, विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए और सब्जेक्ट नॉलेज भी बढ़ती है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। देखिए इतिहास से तो नहीं होता है प्रयोग और विश्लेषण, भाषा में भी नहीं होता है, गणित से तो क्या होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। तो जो विज्ञान है, विज्ञान के अध्ययन से क्या होता है, प्रयोग, ठीक है, प्रैक्टिकल और एनालाइज करना, ठीक है, तो उसका क्या होता है, क्षमता में सुधार होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए केवल सोच विकसित करना, ऐसा जरूरी नहीं, सिर्फ सोच ही विकसित नहीं करनी है, केवल तर्क का विकास करना, ठीक है, तो तर्क का भी विकास करना है। इसके अंदर और भी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल अभी दो सही लग रहे हैं ऑब्जेक्टिव, दोनों ए और बी। अगर यहाँ पे लिखा होता है सर्वांगीण विकास करना तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, तो सर्वांगीण विकास करना ही होता है ओवरऑल, ऑल राउंड डेवलपमेंट। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा को नियंत्रित, ठीक है, कक्षा को नियंत्रित करना एक गुण है, अच्छा है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, ये भी है। दत्त कार्य को ध्यान से सही करना, जो भी हम असाइनमेंट दे रहे हैं उनको सही करना, कम समय अधिक जानकारी देना, ये भी ठीक है। बट ओवरऑल जो हमारा क्या है, हम जितना भी पढ़ा रहे हैं अगर बच्चे घर जाके नहीं पढ़ेंगे खुद से, है ना, अगर बच्चे खुद से नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमें इतने टीचिंग ऑब्जेक्टिव हमें प्राप्त नहीं हो गए। अब टीचिंग मतलब हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें अगर मोटिवेट कर रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्टूडेंट अगर परफॉर्म करेगा तो सेल्फ स्टडी से ही ज़्यादा बेस्ट करता है।
तो इसलिए जब तक बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, मीन्स खुद मोटिवेट नहीं होंगे अंदर से, तो उससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, सीखने के लिए प्रेरित करना। उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा स्तर मतलब जो भी हम 12th के बाद जो भी हम पढ़ते हैं, ठीक है, BSc BTech या जो भी करें, तो उसमें हमारे शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नई जानकारी देने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, नई जानकारी देने के लिए ये हो सकता है, छात्रों को परीक्षा पास करने की तैयारी ये नहीं हो सकता। लेकिन जो इसमें परफेक्ट जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है वो क्या है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित कर सकता है एक गाइड की भूमिका निभाकर, सत्ता की मूर्ति बनकर। देखिए कभी भी अथॉरिटी टाइप का तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सत्ता टाइप का ये कभी भी नहीं होगा इसके अंदर। छात्रों के लिए एक मित्र के रूप में ये हो सकता है, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर वो क्या है, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करते। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का, व्यक्तिगत परिवर्तन का, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये आपको सभी को यही लगा होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है वांछनीय गुणों के समावेश के लिए, एक छात्र को स्वस्थ बनाने में, एक छात्र को नौकरी दिलाने में, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। देखिए यहाँ पे जो ये नौकरी दिलाने में बिल्कुल शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी है, बट यही नहीं होना चाहिए। ठीक है, छात्रों को स्वस्थ बनाने में ये भी सही है, बट ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है इसके परफेक्ट आंसर लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए और वांछनीय गुणों के समावेश के लिए। बट यहाँ पे मूल्य शिक्षा पूछा गया हमसे, क्या दिया है, मूल्य शिक्षा। अगर हमसे शिक्षा दिया होता सिंपल, तब तो क्या होता है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, क्योंकि इसके अंदर ये आ जाएगा, मूल्य शिक्षा भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सर्वांगीण विकास अगर हम कह रहे हैं तो उसके अंदर मूल्य शिक्षा भी आ जाएगा। बट मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण क्या है, इनकलकेशन ऑफ वर्चुअल में जो हमारे वांछनीय गुण हैं, जो हमारे डिजायरेबल होने चाहिए, जो कि होने ही चाहिए। ठीक है, तो उन गुणों के समावेश के लिए हमारा क्या है, मूल्य शिक्षा जरूरी। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या है, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जो भी हमारे लर्नर्स हैं उनको ज़्यादा स्वतंत्र कौन करता है सीखने के लिए। देखिए फिल्म का उपयोग बिल्कुल नहीं, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान। देखिए इसमें तो सिर्फ बच्चे सुनते हैं क्योंकि लेक्चर मेथड हो गया। ठीक है, बच्चे तो इसमें क्या एक्टिव नहीं होंगे, पैसिव होंगे ना। छोटे समूह में चर्चा, टीवी पर देशव्यापी कक्षा कार्यक्रम देखना, तो यहाँ पे बच्चे सिर्फ देख ही रहे हैं। अगर छोटे समूह में चर्चा करेंगे, ठीक है, अगर डिस्कशन करेंगे बच्चे, तो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उससे उनके विचार खुल के सामने आएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है कठोर अनुशासन, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अनुशासन होना चाहिए बट कठोर नहीं होना चाहिए। पूर्णतः शांति, पूर्णतः शांति से भी क्या होगा, क्लास चल रही है, बच्चे को सीख नहीं रहे हैं, है ना, शांति से भी क्या होगा, एक्टिव होने चाहिए ना बच्चे। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, ठीक है, ये तो सिर्फ टीचिंग में हेल्पफुल होते हैं, टीचिंग एड्स। जीवंत छात्र शिक्षक इंद्रिया, ठीक है, जो भी हमारे इंटरेक्शन हो रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जब तक वो एक्टिव नहीं होगा उनके बीच इंटरेक्शन, तब तक हमारा बेस्ट टीचिंग, बेस्ट लर्निंग हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सामान्य केंद्रित। देखिए जो भी हमारा NCF है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, तो उसके अंदर एक आ गया कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो भी हमारे टीचिंग होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग क्या होनी चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। शिक्षक केंद्रित तो कभी होनी नहीं चाहिए। शिक्षक केंद्रित कब होती है, जब गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल मतलब गुरुकुल में जब शिक्षा होती थी तो वहाँ पे हमारे शिक्षक केंद्रित होते थे, क्योंकि टीचर हमारे क्या आगे से लेक्चर देते थे, वहाँ पे लेक्चर मेथड ज़्यादा यूज होता था और रोट लर्निंग ज़्यादा होती थी कि मीन्स उन्हें याद करके सुनाना होता था। तो ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। शिक्षा केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, सामान्य केंद्रित। तो इसलिए इससे सबसे बेस्ट क्या है, छात्र केंद्रित, क्योंकि ओवरऑल हमें बच्चे का ही डेवलपमेंट करना है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, विचारों से, तर्क से, सूचना से, विवाद से। इसका आंसर क्या होगा, विचारों से। जब तक उनके विचार खुल के सामने आएंगे बच्चों के, तो अंतःक्रिया होगी ही नहीं। तर्क भी हो सकता है इसका आंसर, बट जो ऑफिशियल आंसर केस में दिया है वो विचारों से, इसका आंसर तर्क भी हो सकता है, बट तर्क से भी तो विचार के माध्यम से ही तर्क भी आएंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विचार। एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि अपने छात्र को ज्ञान देने से, छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने में सहायता देने से, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने से, विषय को संगठित रूप में प्रस्तुत करने से। देखिए ऑफिशियल आंसर के में तो इसका आंसर ये दिया है, ये दिया है,
बट देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर बी भी हो सकता है, ठीक है, बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका क्या है, डी है। अब ये छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करने से सिर्फ यही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, और छात्रों को ज्ञान देने से भी सिर्फ यही एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों को अच्छा नागरिक बनने में सहायता देने से ये हो सकता है, बट जो ज़्यादा अच्छा है क्या है, विषय को संगठित रूप में प्रस्तुत करने से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है, तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आपको उसे सुधार देने का अवसर देना चाहिए, आपको छात्र को कक्षा से निष्कासित कर देना चाहिए, देखिए ये तो कभी भी नहीं करना है, ठीक है, उसको मौका देना है। आपको छात्र को अलग कर देना चाहिए, अलग करने से भी कुछ नहीं होगा। आपको उसके व्यवहार की उपेक्षा करनी चाहिए, अब उसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, इंसल्ट भी नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको सुधार का अवसर देंगे, या फिर उसके जो उसका व्यवहार उसको उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए। शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, निश्चित समयावधि में अधिकतम प्रश्न, एक निश्चित समयावधि में अनेक सार्थक प्रश्न। तो देखिए जो इसका परफेक्ट आंसर हो गया है सी, निश्चित समयावधि में अनेक सार्थक प्रश्न, मतलब मीनिंगफुल होने चाहिए बच्चों के लिए, बच्चे उनसे कुछ सीखें। यानी कि हम क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो क्या हो जाए, निश्चित समय में अनेक सार्थक प्रश्न मीनिंगफुल होने चाहिए उनकी लाइफ से। एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, देखिए ये कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, वो एक विद्वान व्यक्ति होनी चाहिए, विद्वान व्यक्ति भी होना चाहिए। बट देखिए जब तक उसमें धैर्य नहीं होगा, मीन्स पेशेंस नहीं होगा, तो तब तक वो उसके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर धैर्य है, उसमें पेशेंस है, ठीक है, अपने विषय में निपुण भी है, विद्वान भी है, तो ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि बच्चे अगर स्लो लर्नर है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो कोई बच्चे जल्दी सीखते हैं, कोई देर में सीखते हैं। तो अगर कोई बच्चा देर में सीख रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए, ठीक है, तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है। तो जीवंत स्थिति कब होगी, जब टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होगा, एक्टिव इंटरेक्शन होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अपने छात्रों के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अपने छात्रों का मित्र बनकर, ये भी हो सकता है। अपने छात्रों का शासक बनकर, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। कक्षा में तानाशाह बनकर, ये भी नहीं हो सकता। अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, तो जब तक वो मार्गदर्शक नहीं बनेंगे, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है इसमें, मतलब ए और बी दोनों हो सकते हैं, बट जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो बी है। निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, छात्रों के मध्य अनुशासन, सीखने के वातावरण के साथ समायोजन, शिक्षण की योजना। शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, देखिए ए और सी इसके दोनों हो सकते हैं, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, ठीक है, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना। जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो देखिए अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, बच्चों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें। यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, ये इसका आंसर हो सकता है। आप किसी को अनदेखा करेंगे, ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी शिक्षण विधि को बदलने का प्रयास करेंगे, ये भी हो सकता है। आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसी टाइप का एक आंसर आगे आ रखा है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन क्या था, हम टीचिंग मेथड को चेंज करेंगे, बट यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो इस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में, हाँ ठीक है, तो सरल प्रश्न पूछने चाहिए, ऐसा नहीं है। छात्र को सजा देनी चाहिए, नहीं, सजा बिल्कुल नहीं देनी है। प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, तो छात्र को बैठने को कहना चाहिए, प्रश्न को स्वयं उत्तर बताना चाहिए। तो हम वो क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे और बोलेंगे, ठीक है, और हो सकता है कि दूसरा स्टूडेंट आंसर दे दे तो उनको पता चल जाए। तो उस प्रश्न को हम दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
निम्न में से कौन शिक्षक के आत्मविश्वास को दर्शाता है? शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, शिक्षक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु और अधिकार, शिक्षक का समृद्धिशाली होना। देखिए शिक्षक का सामाजिक व्यवहार ये भी ठीक है। शिक्षक का व्यक्तित्व, अब देखिए व्यक्तित्व तो हर किसी के लिए हो सकता है, ठीक है, सिर्फ शिक्षक के लिए हर किसी के लिए है। विषय वस्तु पर अधिकार, क्योंकि शिक्षक का ओवरऑल जो वर्क है वो काम क्या है कि मतलब उसे अपने सब्जेक्ट की बिल्कुल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है बिल्कुल निपुण होना चाहिए। तो इसलिए क्या है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक द्वारा दिया गया व्यक्तित्व, ठीक है, जो भी कक्षा में अगर हैं, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। विद्यालय में पाठ्य समयगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। समय का सदुपयोग करना, छात्रों के शारीरिक विकास के लिए, छात्रों में विभिन्न कौशलों के विकास के लिए, छात्रों के मनोरंजन के लिए। देखिए इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसमें वैसे तीनों ही आंसर लग रहे हैं, बट जो इसमें ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है वो बी है, बट इसमें आप ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है, बट हम ऑफिशियल आंसर के हिसाब से चल रहे हैं तो छात्रों के मनोरंजन के लिए। अब जो विभिन्न कौशलों का विकास है, देखिए विभिन्न कौशलों का विकास सिर्फ पाठ्य सहगामी क्रियाओं से ही नहीं आएगा ना, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, सिर्फ उन्हीं से नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? स्वतंत्र चिंतन कौशल, स्वभाव में मानवता, व्यवहार में आज्ञाकारी, मित्रपूर्ण विश्वास। तो जिसका स्वतंत्र चिंतन कौशल है वही क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण है। किस पद्धति में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है? देखिए व्याख्यान विधि में तो कभी भी नहीं होती, क्योंकि टीचर ही आगे से बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं, तो वहाँ पे तो उनकी भागीदारी है नहीं, वो पैसिव है। परिचर्चा विधि सबसे बेस्ट मेथड है छात्रों की अधिकतम भागीदारी का, ठीक है, जब तक डिस्कशन होगा बच्चे अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है उनकी भागीदारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? सीखना औपचारिक परिस्थिति में होता है, सीखना अनौपचारिक परिस्थिति में होता है, सीखना औपचारिक अनौपचारिक दोनों परिस्थिति में होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, सीखना औपचारिक और अनौपचारिक दोनों परिस्थिति में होता है। औपचारिक मीन्स फॉर्मल, ठीक है, जो हम क्लास में पढ़ रहे थे, और अनौपचारिक जो हम अपनी फैमिली से, अपने आस पड़ोस से, ठीक है, अपने समाज से सीखते हैं, तो सीखना तो दोनों ही है, तो इसलिए दोनों में होता है। यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर अस्वीकार कर देंगे, बिल्कुल नहीं, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। प्रश्न का पुनर्निर्माण करेंगे, ये भी नहीं करना है। पुनर्बलन प्रदान करेंगे, ठीक है, जैसे उसे हम रीइंफोर्समेंट देंगे। पुनर्बलन कहने का मतलब ये है, जैसे अगर वो जैसे कोई सेंटेंस है, ठीक है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हम उसे थोड़ा सा उसे हेल्प करेंगे पीछे से, ताकि वो अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर पाए, पूरे अपने आंसर को कंप्लीट कर पाए। गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? विद्यार्थियों को घर पर पढ़ाई के लिए बाध्य तो कभी नहीं करना है। स्वाध्याय की आदत का विकास करना। देखिए जब तक बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक वो और अच्छे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी कि टीचर ने जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ा, उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। बच्चे जब तक सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तब तक उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। देखिए एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, भावात्मक विकास हेतु, उपरोक्त सभी। देखिए जो नैतिक मूल्य है शारीरिक विकास में नहीं आएगा, मानसिक में भी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावात्मक विकास हेतु। कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। कक्षा संप्रेषण, देखिए अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है, संप्रेषण की बात हो रही है, तो कक्षा संप्रेषण को व्यवस्थित करने के ये होना चाहिए। ज्ञान को हस्तांतरित करने की ये भी होना चाहिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। शारीरिक हाव भाव प्रदर्शन की ये भी होना चाहिए, मीन जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो बेस्ट आंसर क्या है वो ऑप्शन डी है। तो देखिए दोस्तों हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला पार्ट होगा हमारा सब्जेक्ट का होगा, साइंस का और आर्ट्स का हमारा बचा है, वही हमारा सब्जेक्ट जो ऑप्शनल पेपर है वही है। तो अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉलिसिटर्स के नाम से ही है, जो भी मेरा यूट्यूब का चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम का चैनल भी है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।